हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मशीन लर्निंग में एक और नया डे और नया लेक्चर। मशीन लर्निंग के टॉपिक में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 24 तक के जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर पढ़े हुए हैं उसको आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। आज हम लोग डे नंबर 25 को स्टार्ट करेंगे अपने मशीन लर्निंग के इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। नए टॉपिक को देखने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं, डे नंबर 25 में हम लोगों ने देखा था लीनियर रिग्रेशन। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में काफी अच्छा टाइम दिया था। लास्ट प्रीवियस जो हमारी डे नंबर 24 की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन को देखा था। फिर आप इन सारे वर्ड से यहाँ पे फैमिलियर हो गए थे, एम क्यू यूज करते हैं, बी क्यू यूज करते हैं, पूरा कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों ने देखा था लीनियर रिग्रेशन में। तो आज हम लोग यहाँ पर डे नंबर 25 में एक नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये है हमारा रिग्रेशन मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिग्रेशन मैट्रिक्स, जिसपे आज हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो मैट्रिक्स है उसको देखेंगे। अब देखो क्या है लीनियर रिग्रेशन में, आज जो हमारा टॉपिक है इसका हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हम लोग रिग्रेशन मैट्रिक्स देखने वाले हैं और रिग्रेशन मैट्रिक्स को ना मेनली 5 यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे आज की क्लास में। पहला जो होगा वो होगा आपका MAE का। ये मतलब है कि हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, जो पहला हमारा मैट्रिक्स होगा। दूसरा हमारा मैट्रिक्स होगा MSE, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। थर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज RMSE, ये जो होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होता है। और फोर्थ नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे R2 स्कोर। और फिफ्थ देखेंगे हम लोग यहाँ पर एडजस्टेड R2 स्कोर। तो इस तरीके से हम लोग आज टोटल 5 यहाँ पे मैट्रिक्स देखने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, रिग्रेशन मैट्रिक्स में हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की जो एफिशिएंसी है वो काफी इंक्रीज होते जाती है। और ये जो पांचों यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, MAE मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर, MSE मतलब कि आपका मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE मतलब रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर। इन सारे को हम लोग अच्छे तरीके से आज पढ़ना है। हम लोग पहले समझेंगे और इसे कैलकुलेशन पार्ट को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैथमेटिक्स क्या है, इसके ज्योग्राफिकल हम लोग डायग्राम को बना के देखेंगे। उसके बाद आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर पाइथन में हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा और उसके बाद इसको हम लोग कोड के थ्रू भी करके देखेंगे। तो पूरा डेडिकेटेड ये जो लेक्चर है आज का हमारा, यहाँ पर जो है रिग्रेशन मैट्रिक्स में, जिसमें टोटल हम लोग यहाँ पे 5 मैट्रिक्स पढ़ने वाले आज के इस कंप्लीट क्लास में। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना वो काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट है। MAE फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, मैंने नोट्स में डाल दिया है। मीन एब्सोल्यूट एरर, MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, R स्क्वायर्ड मतलब यहाँ पे R स्क्वायर्ड स्कोर, जिसको R2 स्कोर भी बोलते हैं, इसको R2 स्कोर भी बोलते हैं ना, R2 स्कोर, इसको जो है यहाँ पे R2 स्कोर भी बोलते हैं, या फिर इसको R स्क्वायर्ड, ये आपको जो दिख रहा है R स्क्वायर्ड स्कोर भी बोलते हैं। और एक होता है आपका एडजस्टेड R स्क्वायर्ड स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है आपको रिग्रेशन मैट्रिक्स से पांचों टॉपिक बता दिए हैं। अब आपको इन इन जो कॉमन मैट्रिक्स है जो हमारे आज यूज होने वाले हैं उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा MAE। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चारों जो मैट्रिक्स है हमारे MSE, RMSE, MAE, जितने भी हमारे मैट्रिक्स है यहाँ पर, इन सबको क्यों अलग अलग यूज किया गया है। तो देखो क्या है, जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल में काम करते हैं तो हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो हर किसी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हर किसी के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसीलिए इसको अलग अलग यूज किया जाता है। और चार ये मेनली, और पांच, 4 से 5 हम लोग कह सकते हैं, ये जो मेनली जो है यहाँ पे रिग्रेशन मैट्रिक्स है जो हमेशा हम लोग को जिस पे कमांड आनी ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट करते हैं MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। आप जैसा कि मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारे MAE का जो है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को समझने से पहले मैं आप लोग को एक डायग्राम बताता हूँ, और उस डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसके ज्योमेट्रिकल जो हमारा जो आज ये फॉर्मूला है, इसको इसका कैसे ये इन्वेंट होता है ये हम लोग देखते हैं और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने एक डेटा सेट यूज किया था, उसी डेटा सेट को आज हम लोग फिर से यूज करेंगे। वही एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू आप लोग के लिए यहाँ पे करता हूँ। आप लोग को याद होगा जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी ना, उसमें हम लोगों ने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में दो तरीके का डेटा यहाँ पे यूज किया था। एक था हमारा CGPA स्टूडेंट का, दूसरा था आपका पैकेज।
दूसरा था आपका पैकेज स्टूडेंट लोगों का। तो हम लोग यही डेटा को आज यूज करेंगे। तो आप एज्यूम करो अभी के लिए कि हम लोग ना यहाँ पे, ठीक है, एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं और कोई यहाँ पे वाई एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं। आप समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक्स एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, और इस पे जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा डेटा है। जब हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं अपने एक्सेस में, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो कुछ शो हो रहा है, ठीक है। और ये है हमारी प्रिडिक्टेड लाइन, ये है हमारी प्रिडिक्टेड लाइन। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये है हमारी कोई प्रिडिक्टेड लाइन, इस तरीके से हमारी प्रिडिक्शन लाइन हो रही है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये जो है, ये जो मेरा एक्स है जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा कौन सा डेटा है, वो डेटा जो हमारा अभी है, ठीक है। और ये है हमारा प्रिडिक्टेड डेटा, ये भी है और ये होना था। इन दोनों के बीच में जो है एक डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये डेटा होना था कहाँ पे, यहाँ पे है, कहाँ पे अभी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका जो डेटा बन रहा है, ये वाई एक्सेस में जो डेटा बन रहा है, ये होगा आपका वाई, ठीक है। और ये एक डेटा होगा आपका यहाँ पे वाई। तो ये जो डेटा होगा ये क्या होगा, वाई, यदि मैं इसको y1 बोलूं तो ये y1 कैप होगा, ये डेटा क्या होगा, y1 कैप होगा, ठीक है। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, यदि ये डेटा जो है मेरा y1 है, जो ब्लू कलर से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मेरा y1 है, तो ऊपर जो डेटा अभी बन रहा है वो क्या होगा, मेरा y1 हैट होगा, ठीक है। y1 हैट मेरा ये डेटा है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपका प्रिडिक्टेड है, ठीक है। इतना आपका जो है होना चाहिए, जो आपका एलआर जो लीनियर रिग्रेशन पे आपकी जो लाइन बन रही है वो आपका बोल रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन अभी है कहाँ पे, y1 पे है। अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा है, ये जो होना चाहिए था कहाँ पे, y1 पे है, कहाँ पे अभी, सॉरी, प्रिडिक्टेड वैल्यू अभी कहाँ पे हो रही, y1 पे हो रही है, लेकिन अभी हमारा ओरिजिनल डेटा कहाँ पे, y1 पे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या है कि भाई देखो, हमारा प्रिडिक्शन क्या बोल रहा है कि हमारी यहाँ पे होनी चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अभी हमारी नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट लाइन के आसपास में हमारा ये डेटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप तो होगा ना, डिस्टेंस तो होगा ना, इसी को हम लोग एरर बोलते हैं। अब ये एरर ना धीरे धीरे कम होना चाहिए, ये एरर धीरे धीरे और क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कम करने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे y1 माइनस y1 हैट। ये y1 माइनस y1 हेड जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब y2 की बात करते हैं, यदि इसकी बात हम लोग करें, ठीक है, तो इसका भी एक यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी वैल्यू होनी थी यहाँ पे, ठीक है, y2 होना था यहाँ पे, लेकिन है कहाँ पे अभी, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये y2 हैट हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा वैल्यू, ये आपका y2 हो जाएगा और ये y2 हैट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसको मॉड में डालोगे, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, प्लस आप लिखोगे यहाँ पे y2 माइनस y2 हैट। और ये आप कितने बार करते जाओगे, नंबर ऑफ टाइम आप ये काम जो है करते जाओगे, कब तक करते जाओगे, yn माइनस yn का हैट, यहां तक आप ये काम को करते ही जाओगे। क्लियर है, जब तक ये पूरा वैल्यू है तब तक n टाइम्स ऑफ ये आप जो है काम करते जाओगे। अब आपको डायग्राम से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहीं से हम लोग जो है फॉर्मूले को यहाँ से डिराइव करते हैं। देखिएगा मैं आप लोग को यहाँ पे शो करता हूँ, ये जो हम लोग बात किए हैं अभी तक, ये जो अभी तक हम लोग बात किए हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो बात की है ना, ये जो अभी हम लोग ऊपर में जो लिखे थे, ये जो अभी हम लोग बात किए हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एब्सोल्यूट एरर। टोटल एब्सोल्यूट एरर जो है हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं y1 माइनस y1 हैट प्लस मॉड में y2 माइनस y2 हैट मॉड प्लस n, जितने बार भी है n एट टाइम yn माइनस yn हैट मॉड। अब इस पे यदि हम लोग nth वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई n कर देते हैं। वो कैसे होगा आपका, जिसको हम लोग डिवाइडेड बाई टोटल एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई nth रो, डिवाइडेड
बाई एन, ठीक है। ये हम लोग करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये क्योंकि नंबर ऑफ एन एट टाइम हम लोग इसको यूज करेंगे वाई वन हेड प्लस वाई टू माइनस वाई टू हेड प्लस वाई एन माइनस वाई एन हेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये एन, ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई एन। ऊपर टोटल था, टोटल से हम लोग डिवाइडेड बाई एन एड कर दिए, तो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हम लोग क्यों बोलेंगे एम क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल लिया, डिवाइडेड बाई एन हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको ना दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एम ए को यहाँ पे दूसरे तरीके से, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो एम ए इज इक्वल टू यहाँ लगेगा, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एन, ये एन यहाँ पे आ गया, और ऊपर जो आप लोग का लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन एन एच तक, ठीक है, आई इज इक्वल टू वन से एन एच तक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई आई माइनस वाई आई का हेड मॉड। ये होगा हमारा जो फॉर्मूला पूरा कंप्लीट, ये होगा हमारा फॉर्मूला एम ए ई का फॉर्मूला होगा, ये पूरा कंप्लीट जो फॉर्मूला होगा हमारा एम ए ई का फॉर्मूला होगा। यही फॉर्मूले को हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप लोगों ने समझा यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एम ए ई का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब यहाँ पर एम ए ई और एम ए सी दोनों का अलग अलग यहाँ पे रोल होता है। भाई एम ए ई में कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो होगा ही, तभी यहाँ पर एम ए सॉरी, हाँ एम ए की बात कर रहा था मैं ना, हाँ सॉरी, एमएई में यदि कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा तो ही एमएससी जो है इसके बाद वाला जो मैट्रिक्स है वो यूज हुआ होगा। तो उसे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं हम लोग इसके एमएई के। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो डिसएडवांटेज है, पहला जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर एक मिनट ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है एमएई जो है हमारा यहाँ पर, इसके हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे। अब देखो एमएई और एमएससी दोनों में ना एक माइनर माइनर डिफरेंस होता है। अब हम लोग डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं जाके, और डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम लोग जो चीज समझे हैं उससे देखेंगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एमएई का। देखो क्या लिखा हुआ है, द मीन एब्सोल्यूट एरर एमएई इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट इन द डेफिनेशन फ्रॉम द एमएससी। एमएससी से थोड़ा सा ही यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस होता है, किसमें, एमएससी में। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो इसका डिसएडवांटेज होता है ना वही एमएससी का यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है, या फिर एमएससी को यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है। तो पहली बात तो इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो यदि मैं एडवांटेज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि इसका जो मैट्रिक्स है ये ज्यादा अधिकतर यूज इसलिए होता है क्योंकि इसकी यूनिट सेम आती है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यदि मैं एडवांटेज की बात करूं तो पहले इसका एडवांटेज है आपका सेम यूनिट। जैसे एग्जाम्पल में आप समझो, एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पे यदि मेरे पास दो डेटा है, जो भी मैं आपको कोड के थ्रू भी करके बताऊंगा, दो डेटा है मेरे पास जिसमें मेरे पास सीजीपीए और पैकेज है, किसी भी स्टूडेंट का सीजीपीए और पैकेज है। यदि पैकेज यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख आ रहा है, ठीक है, तो हमारी एम की वैल्यू जो होगी, जो यूनिट में आएगी वो भी एलपीए जो है लाख्स में ही आएगा। मतलब जो सेम यूनिट होगी, जो यूनिट यहाँ पे y1 की होगी वही यूनिट क्या होगी, y1 हेड की होगी। इससे क्या होता है, कभी भी आप एरर को यहाँ पे फाइंड करते हो तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका यही है कि इसकी यूनिट सेम होती है। दूसरा, आउटलायर के लिए ना ये रोबस्ट होता है। आउटलायर्स यदि इसमें होते हैं ना तो ये इतना ज्यादा आउटलायर से भयभीत नहीं हो जाता है, आउटलायर को थोड़ा सा ये सहन कर लेता है। कहने का मतलब है कि रोबस्ट होता है फॉर आउटलायर्स। तो आउटलायर्स के लिए ये थोड़ा सा फ्रेंडली होता है। लेकिन हम लोग एमए की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग एमएससी जब देखेंगे तो ये आउटलायर के लिए बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, क्योंकि हम लोग इसको यूज करते हैं, यदि मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये ना नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसका ये मतलब है, नॉन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है पता है, कि इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो बिल्कुल कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
क्योंकि इसमें ना मॉड वैल्यू होती है। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ज़्यादा ये होता है कि नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब इसको मैंने ना काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दोनों की दोनों एरर को यहाँ पर नोट्स में डाल दिया है। अभी तो केवल आपको मुझे समझाना था। आप इसके एक बार एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट बना दिया है। किसके-किसके बना दिया है यहाँ पर, एमएई की भी बना दिया है, एमएससी की भी बना दिया है, आरएमएससी भी, जो अभी पाँचों हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसके कुछ-कुछ एडवांटेजेस होते हैं और इसके कुछ-कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसको हम लोग लास्ट में कंक्लूड करके पूरा समरी फॉर्मेट देख लेंगे, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेज है। हम लोग अभी पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो एमएई आपने समझ लिया होगा। एमएई में हम लोग क्या करते हैं, एमएई में हम लोग यहाँ पर एक बार मैं आप लोग के लिए रिवाइज भी कर देता हूँ ऊपर से जाके, जो चीज अभी हम लोगों ने समझा है, फिर हम लोग एमएससी स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस में जो हमारी वैल्यू पहले से आनी थी वो कौन सी थी, सॉरी, जो हमारी वैल्यू जो हम लोगों ने डेटा प्लॉट किया वो हमारा था y1। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, y1 हैट है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन सा एरर है, वो उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, y1 माइनस y1 हैट, ये मैंने लिखा। दूसरे पॉइंट के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, y2 माइनस y2 हैट, ये मैंने लिखा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट के लिए क्या लिखता, y3 माइनस y हैट, तो ये nth टाइम मतलब कितना हो गया, yn माइनस yn हैट, मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम के लिए यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ। बात किसकी हो रही, एब्सोल्यूट एरर की। निकालना क्या है हमको यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में यदि मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय एन कर दूंगा। ये मेरा टोटल एब्सोल्यूट एरर था, इसमें मैंने डिवाइडेड बाय एन किया, तो ये इस तरीके से मेरा यहाँ पे एन शो हो रहा है। और इस एन जो मेरा ये एन शो हो रहा है, इस पे मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन वाई आई माइनस वाई आई का वाई आई है डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एम जो है यहाँ पे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये सेम यूनिट के लिए बहुत ही फेमिलियर होता है, आउटलायर के लिए थोड़ा रोबस्ट होता है। डिसएडवांटेज ये कि नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसमें हम लोग मॉड यूज किए हैं। तो आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक बार और यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एमएससी की। देखो, एमएई में जो कमियां थी, सबसे बड़ी कमी क्या थी यहाँ पे, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह मीन स्क्वायर्ड एरर हम लोग यूज करेंगे। दोनों में एक शब्द का फर्क है। एब्सोल्यूट एरर, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को क्या कर दिए थे, डिवाइडेड बाय एन करके मीन निकाल लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्ड एरर करेंगे, तो क्या होगा, फॉर्मूले में ही आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉड था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मॉड था, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड के साथ यहाँ पे क्या लग जा रहा है, स्क्वायर लग जा रहा है। ये काम कैसे होता है ये भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अच्छी तरीके से, एमएसई को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एमएससी। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एमएससी मतलब कि मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है, इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन लॉस फंक्शन। ध्यान दीजिए, लॉस फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। Introducing machine learning course to calculate the MSC is a difference between our model prediction and the ground truth, squared it, average it and across the whole data set। देखो क्या है कि जो हमारे डेटा सेट्स हैं, जैसे कि कुछ डेटा सेट्स है जिसमें हम लोग को जरूरत पड़ती है एमएससी की, कुछ डेटा सेट है जिसमें हम लोग को जरूरत पड़ती है हमारे एमएई की, एब्सोल्यूट एरर की। अब एमएससी के कुछ एडवांटेज है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही जो है स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस फॉर्मूले को और इस इक्वेशन को समझने से पहले ना थोड़ा हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि दोनों में जो जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एमएससी को समझा था, सॉरी एमएई को समझा था, वैसे यहाँ पर एमएससी भी है। यहाँ पर ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एमएससी कैलकुलेट द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर है यहाँ पर। लेकिन हम लोग एमएई में अभी क्या देखे थे, हम लोग एमएई में यही चीज देखे थे, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, लेकिन वहां पे ये स्क्वायर नहीं था, वहां पे ये स्क्वायर की बात नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग नेगेटिव को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी इसकी वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव में नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और लॉस फंक्शन के लिए बहुत ये यूजफुल होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना एक डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और जो है डिस्कस करते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये हम लोग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहे थे। ये मेरा एक्स एक्सेस था, ये मेरा वाई एक्सेस था, ठीक है। यदि मैं इसमें प्रिडिक्टेड वैल्यू की बात करूं तो ये मेरा प्रिडिक्शन लाइन था, ठीक है।
और मेरा यदि डेटा की लाइन की बात करूं तो मेरा डेटा लाइन किस तरीके से यहाँ पे होना था, इस तरीके से मेरी कुछ डेटा लाइन होनी थी, इस तरीके से मेरी कुछ डेटा लाइन होनी थी। अब इस डेटा लाइन में यदि मैं बात करूंगा एक्स एक्सेस की, और यहाँ पे जो डेटा, यहाँ पे जो मेरी लाइन जो दिख रही है, ये मेरा कौन सा वैल्यू हो गया, ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गया, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू हो गया। इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस था जो मेरा एब्सोल्यूट एरर बन रहा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये मेरा एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल इस तरीके से होता है। पहले क्या हो रहा था, हम लोग केवल इस दोनों के डिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो एरर है वो कैसे काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। ये पूरे एक बॉक्स की तरह पूरे एक स्क्वायर फॉर्मेट में हो रहा है। यदि मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये कैसे काम करेगा, ये बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा। ये पूरे के पूरे इस रीजन के पूरे एरिया को यहाँ पर जो है कवर अप करेगा। वैसे यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या करेगा, ये पूरे रीजन को यहाँ पर इस तरीके से कवर अप करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी y1 माइनस y1 हैट का होल स्क्वायर। पहले क्या थी, y1 माइनस y1 बस थी ये वैल्यू, अब ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगी। ये वैल्यू क्या होगी, मेरी y2 माइनस y2 हैट का होल स्क्वायर होगी। आप समझ पा रहे हैं, हम लोग पहले केवल इन दोनों के पॉइंट के जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, ये वाली जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी और मेरी जो एक्चुअल वैल्यू थी, दोनों के डिफरेंस की डिस्टेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग पूरे स्क्वायर को लेंगे। अब अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा डायग्राम को समझने के बाद। अब दोनों के ना फॉर्मूले को देखो, मैं पहले आपको एमए का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको एमएससी का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। देखो, एमएई की बात करते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले को डिराइव किया था। क्या था यहाँ पे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन वाई आई माइनस वाई आई हैट मॉड, मॉड था यहाँ पे, बस इतना ही था यहाँ पे। ये क्या था, ये किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे एमएई की बात हो रही थी। ये बात एमएई की हो रही थी डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये हमारा था एमएई का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं एमएससी का। बस एक माइनर सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी यहाँ पे। वो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में, एमएससी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 पावर एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो केवल और केवल इस स्क्वायर का चेंजेस है और कुछ नहीं। मीन एब्सोल्यूट एरर में ये जो आपका स्क्वायर है वो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोग ना इन दोनों को अलग अलग समय में अलग अलग डेटा सेट में यूज करते हैं। जैसे अब आप एज्यूम करिए कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और दोनों को क्यों यूज करते हैं ये आपको समझ में आना जरूरी है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे हम लोग देखे, ये सब चीज तो आप समझ ही गए यहाँ पे। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस यहाँ पे जो है जगह बना लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स के लिए जगह बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा था एमएई का और एमएससी का। यहाँ पे जो स्क्वायर आया, ठीक है, और जो आपने ऊपर ये फॉर यहाँ पे इस डायग्राम को देखा। अब आप सोचो कि मैंने वहां पे क्या क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात की थी। सबसे पहले तो लॉस फंक्शन की बात करते हैं। जो मैंने वहां पे डिसएडवांटेज बताया था, ये जो लॉस फंक्शन है इसके लिए बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होता। यहाँ पर कैसे फैमिलियर हो जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, लॉस फंक्शन की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये जो लॉस फंक्शन है, जैसे लास्ट आप लोग क्लास देखे होंगे लीनियर रिग्रेशन वाली जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये जो हमारा लॉस फंक्शन है बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ हुआ था, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये जो लॉस फंक्शन है ना, इसको यूज किया जाता है लॉस फंक्शन के लिए, इसको एमएससी को, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये डिसएडवांटेज यहां से हट जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी अभी एमई में, y1 माइनस वाई हैट मॉड में था, ठीक है। ये मॉड क्या बन गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल बनेगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पर लॉस फंक्शन के लिए इसको यूज करेंगे, ये बहुत फैमिलियर होगा। अब एक डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पे, मैंने याद करो बताया था कि आउटलायर के लिए वो थोड़ा सा ना आउटलायर को कंसिडर भी कर लेगा, कौन सा, एमएई, ठीक है। तो वो वाला डेटा सेट जिसमें आउटलायर ज्यादा है
वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, MAE को यूज करेंगे, MSE को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो MSE में यदि आउटलायर यहां पर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर कैसे बनेगा, ये स्क्वायर ना इस तरीके से बन जाएगा, ये पूरा इतना बड़ा रीजन को यहाँ पे कवर अप कर लेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसीलिए आउटलायर्स को, यदि आपके डेटा सेट में ज्यादा आउटलायर्स हैं तो आप क्या यूज करते हैं, MAE को यूज करते हैं। MSE में मीन स्क्वायर एरर में आउटलायर के कारण यहाँ पे जो है आपकी जो वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं और कंक्लूड करूं मैं इस बात को, तो यदि मैं इसकी बात करूं, सबसे पहली बात एडवांटेज की, ठीक है, यदि मैं एडवांटेज की बात करूं तो पहला जो एडवांटेज है उसका वो ये है कि ये जो है यूज एज ए लॉस लॉस फंक्शन यूज किया जाता है, यूज एज ए लॉस फंक्शन किया जाता है, ठीक है। अब मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज जो वहां पे एडवांटेज था, पहला, इसकी जो यूनिट है ना, इसमें इशू है। क्या इशू है, जैसे कि एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस में मान लो सीजीपी है और वाई एक्सेस में मान लीजिए पैकेज है जो एलपीए में, ठीक है। यहां पे ना वाई क्या हो जाएगा, एलपीए स्क्वायर हो जाएगा। ये एलपीए स्क्वायर हो जाएगा ना, जिसके कारण क्या होगा, हमेशा हमारे पास जो भी यूनिट वैल्यू मिल रही है वो स्क्वायर में मिलेगी। लेकिन वहां पे ये क्या था, एडवांटेज था, यहाँ पे डिसएडवांटेज बन गया। ये हमारी जो भी वैल्यू निकलेगी इसकी, एमएससी की मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू निकलेगी हमेशा स्क्वायर में निकलेगी। तो हम लोग को बार बार क्या करना पड़ेगा, उसमें रूट यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, यहाँ पर रोबस्ट नहीं है, नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। क्योंकि आउटलायर्स यदि आपके डेटा सेट में ज्यादा है और आप एमएससी को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू है, मशीन लर्निंग में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आउटलायर्स के लिए फैमिलियर नहीं होगी। तो आउटलायर्स वाले डेटा सेट में आप हमेशा कभी भी यूज नहीं करोगे, क्या, यहाँ पर आपके एमएससी को। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखो ये जो स्क्वायर वाली बात आ गई यहाँ पे, जो इसका डिसएडवांटेज था, वाई इक्वल टू एलपी स्क्वायर में आ गया, वहां पे तो स्क्वायर में नहीं आ रही थी, इस पे एमएई में। लेकिन कोई एक ऐसा डेटा सेट मिल गया जिसमें आउटलायर्स भी है, आपको एमएससी यूज करना ही है, लेकिन यूनिट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें कैलकुलेशन में काफी आपको टफ लग रहा है, या कैलकुलेशन में काफी ज्यादा जो है एरर यहाँ पे, या फिर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है यूज किया जाता है एक और नेक्स्ट मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोग बात करते हैं आरएमएसई का। कुछ नहीं होता है इसमें, रूट यूज कर लिया जाता है। और रूट यूज करने का सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन जो होता है रूट यूज करने का, ये आपके एमएससी में जाके आप क्या करते हैं, रूट यूज कर लेते हैं। इसीलिए रूट मीन स्क्वायर का यहाँ पे यूज किया गया। रूट मीन स्क्वायर का इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो हमारी यूनिट थी ना, जब भी मैट्रिक्स में यूनिट आ रही थी, वो क्या आ रही थी, y इज इक्वल टू एल पी ए स्क्वायर आ रही थी। क्योंकि हम लोग मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे थे, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे आरएमएससी यूज कर लेते हैं और एमएससी में रूट की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। कुछ नहीं होता है, बस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें छोटा सा एक चेंजेस आ जाता है। ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ। और एक कैलकुलेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके आपको बताया हुआ है। ये जो हमारा एमएससी का जो फॉर्मूला है, एक मिनट मैं यहाँ पे आप लोग के लिए जगह बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे नोट करके दिखा देता हूँ। जो हमारा ये एमएससी का फॉर्मूला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, जो ये लिखा हुआ है यही है फॉर्मूला हमारा। ये जो हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये क्या था हमारा, ये एमएससी का फॉर्मूला था। इस पे यदि मैं रूट लगा दूं, तो ये कुछ नहीं, आर एम एस सी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आर एम एस सी का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये सेम यूनिट पे, जैसे कि एलपी आया था, इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि ये सेम यूनिट पे आपको जो आपकी यूनिट वैल्यू उसको सेम देगा, सेम यूनिट वैल्यू पर हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देगा। तो ये जो है मेनली तीन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एमएई, एमएससी और आरएमएससी, ठीक है।
अब दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें क्या है, उसके लिए आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो। मैं एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ, एक बार हम लोग ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपको तीनों के बीच में रिलेशनशिप समझ में आनी चाहिए, तीनों के डायग्राम समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा तो जब हम लोग ना डीप लर्निंग की बात करेंगे तो डीप लर्निंग में अधिकतर यहाँ पे यूज किया जाता है एमएससी को। हम लोग टोटल रिग्रेशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत इजी है यार। देखो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा अभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप एक बार दो बार इस लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप इजी लगेगा। देखो रिग्रेशन मैट्रिक्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल हम लोग को 5 मैट्रिक्स पढ़ने हैं। एमई मीन एब्सोल्यूट एरर की बात हो गई, एमएससी की बात हो गई और आरएमएससी की बात हो गई, जो अभी आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर ली, मीन स्क्वायर एरर की बात कर ली और आरएमएससी की बात कर ली। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोगों ने ये देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे डेटा पॉइंट है, ये मेरी प्रेडिक्शन लाइन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एरर बोलूंगा। इस एब्सोल्यूट एरर को मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाई एन कर लेता हूँ। ये जो मेरा डिफरेंस है वाई आई माइनस वाई आई का हेड को, इसको मैं यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एक बार फिर से बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस, ये हो गया मेरा वाई एक्सेस, ये मेरी प्रेडिक्शन लाइन। यदि मेरा यहाँ पे एक्स है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, जिस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर बोलूंगा। यदि मैं इसको वाई आई माइनस वाई वन का हेड यदि इसको मैं बोलूँ तो मैं इसके नीचे डिवाइडेड बाई एन कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात हो जाएगी। स्क्वायर्ड में क्या हो रहा है, स्क्वायर्ड आ जा रहा है। और आरएमएससी में क्या हो जा रहा है, आरएमएससी के बीच रिलेशनशिप ये बन रहा है इक्वल टू रूट लगा दे रहे हैं हम लोग एमएससी पे। ठीक है, ये तीनों चीज को आप समझ गए, एमई एमएससी और आरएमएससी को। अब हम लोग ना आरएमएससी का थोड़ा सा एक देख लेते हैं यूजेस क्या है करके एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आर स्क्वायर्ड स्कोर को और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड स्कोर को। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, तो टोटल पांचों मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग इसको कोड के थ्रू भी करके देखेंगे कि साइकिट लर्न को हम लोग कैसे यूज करके इसको कोड में यहाँ पर रन करके देखेंगे। ठीक है, डेटा सेट में आप लोग को बताऊंगा, यही डेटा सेट पे भी हम लोग काम करेंगे, सीजीपी और पैकेज वाले डेटा सेट पे जो लास्ट क्लास में हम लोग यूज किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग को ना एमएससी इज मेजर इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल। आप सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे 10 प्लेयर हैं बास्केटबॉल गेम में। ठीक है, अब बास्केटबॉल गेम में प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है और यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू दी गई है। अब ये मेरे पास दो डेटा सेट है मान के चलिए। ठीक है, ये मेरी क्या है, डेटा सेट में प्रिडिक्टेड वैल्यू और यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट्स है जो आपके आने चाहिए थे। अब इसमें मेरे पास वाई आई है और यहाँ पे वाई आई हैट है, दोनों है। अब यदि मैं एमएससी की फॉर्मूले में यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखो मीन स्क्वायर एरर क्या यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। मीन स्क्वायर एरर मुझे बता रहा है वी वुड कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर, वही फॉर्मूला सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर बाई एन, यही पे यहाँ पे मैंने यूज किया। इन सब के बीच डिफरेंस आया, क्या आया, 22 से माइनस हुआ 16, 15 से माइनस हुआ 16, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, वैसे सारे के सारे यहाँ पे माइनस हुए और डिवाइडेड बाई कितने प्लेयर में बात हो रही, 10 में बात हो रही। एन क्या हो गया मेरा, 10 हो गया। तो मेरी एमएससी कितनी निकली, 16 निकला। ठीक है, तो मेरा एम एस सी यदि 16 निकला तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, स्क्वायर रूट में मेरे को है, तो मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट कर देना है आरएमएससी में। तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मीन स्क्वायर एरर इज 16, दिस टेल अस द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू मेड बाय द मॉडल एंड द एक्चुअल वैल्यू इज 16, और इसकी आरएमएससी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं, जो भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। बहुत इजी सी बात है, हमको यूनिट में जो है बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में कई सारे मॉडल्स पे, तो हम लोग यहाँ पर आरएमएससी यूज करते हैं। और एमई और एमई और एमएससी दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि उसमें आपकी यूनिट की हम लोग बात करें बस केवल, तो आउटलायर्स वहां पे आपको बहुत जो है हेल्पफुल नहीं होता, हेल्पफुल कर लेता है, हेल्पफुल तो नहीं बोल सकते हम लोग, जिसमें आउटलायर ज्यादा है, जिस डेटा में आउटलायर ज्यादा है उसमें हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर एमएई यूज कर लेते हैं। लेकिन आउटलायर्स यदि ज्यादा है आपके तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एमएससी यूज नहीं करेंगे। और यदि आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में हमेशा फैमिलियर हमारे लिए क्या होता है, आरएमएससी यहाँ पे फैमिलियर होता है। इस तरीके से डेटा सेट में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स को यूज करके देखते हैं। जो मैट्रिक्स बहुत फिट और परफेक्ट होता है, जिसमें एब्सोल्यूट एरर बहुत कम होता है, जिसमें लॉस फंक्शन को बहुत हम लोग कम कर सकते हैं, मतलब जो हमारी लॉस वैल्यू उसको बहुत कम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उस तरीके की जगह में उस तरीके का परफेक्ट मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं।
उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। और अब आप लोग नए हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको यूज करवाऊंगा लीनियर रिग्रेशन के हमारे कुछ मॉडल्स में रिग्रेशन मैट्रिक्स को। और नए जब हम लोग रहते हैं ना, जब हम लोग नए नए यूज करते हैं तो हम लोग को हर मैट्रिक्स को अप्लाई कर करके देखना चाहिए, तब हम लोग को समझ में आता है कि किसमें कितना वैल्यू का डिफरेंस आता है। जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और अभी पूरा थ्योरी पढ़ लेने के बाद मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि साइकिट लर्न में हम लोग इसको कैसे यहाँ पे यूज करके देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं जो है हमारा आर स्क्वाड स्कोर, जिसको R2 स्कोर भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आर स्क्वाड स्कोर की यहाँ पे बात जो है स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 3 मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग नया मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे आर स्क्वाड स्कोर को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ये मेरे पास आर स्क्वाड का फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर एक रिलेशनशिप समझ में आ रही होगी, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को 1 माइनस के साथ एक फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। मैं आप लोग को पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, फिर आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आर स्क्वायर स्कोर जो है, और ये क्यों यूज करते हैं ये भी हम लोग को समझना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक बार डायग्राम को देख लेंगे इसके, और आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर R2 को, या आर स्क्वायर बोल लो या R2 बोल लो, इसको हम लोग मैं यहाँ पे डिस्कस करना आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम शो करता हूँ। ये डायग्राम तो बहुत ज़्यादा फेडेड है, आप लोग को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से एक नया डायग्राम बनाकर R2 स्कोर को समझाता हूँ। आप ना एज्यूम करो कि अभी तक मैं जिस डेटा की बात कर रहा था, जिसमें आपके पास CGPA भी था और पैकेज भी था, मैं अभी तक डेटा की जो बात कर रहा था इसमें CGPA भी था आपके पास और पैकेज भी था। यदि कोई डेटा है आपके पास ऐसा जिसमें आपके पास केवल पैकेज है, अभी डेटा में क्या था आपके पास CGPA था, ठीक है, और आपके पास पैकेज था, किसी भी स्टूडेंट का CGPA था और आपके पास क्या था, पैकेज था। अभी हम लोग यदि बात करें कि मेरे पास केवल पैकेज है, मेरे पास CGPA नहीं है किसी भी स्टूडेंट का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा मैं प्लॉट करता हूँ, ये मेरा डेटा प्लॉट हो रहा है, जो मेरा एक्स के पास कोई वैल्यू थी और वाई के पास कोई वैल्यू थी, ये मेरी एक्स की थी और ये मेरी वाई की थी, ये मेरा डेटा था। अब इस डेटा में मेरे पास ये मान लो कोई एक प्रिडिक्शन लाइन है, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा होता है कि CGPA नहीं रहता, मेरे पास केवल पैकेज रहता, तो मैं उस समय क्या करता, उस तरीके के केस में मैं क्या करता। ठीक है, सोचो, ऑब्वियस सी बात है, यदि आपके पास CGPA नहीं दिया हुआ है और केवल एक वैल्यू है, पैकेज है, तो आप यहाँ पर ये R2 रिग्रेशन मैट्रिक्स को आप यूज करोगे। उस समय में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो 100 स्टूडेंट का पैकेज है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसका एक मीन वैल्यू से उसको कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। अभी क्या हो रहा था, मैं ये डेटा से इसका जो है एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ले रहा था नियरेस्ट वैल्यू से, और दोनों के डिफरेंस को देख ले रहा था MAE में। यहाँ पर क्या हो रहा था, MSE में या स्क्वायर देख ले रहा था, लेकिन मेरे पास डेटा ही नहीं है, मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जाके उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे मैं मीन वैल्यू बनाऊंगा, ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ पे एक मीन लाइन बनाऊंगा, ये मेरी रिग्रेशन लाइन होगी, ये मेरी लीनियर रिग्रेशन लाइन होगी, ठीक है, ये मेरी मीन लाइन होगी, ये LR मेरी मीन लाइन होगी, ये लीनियर लाइन होगी, ठीक है। ये मेरी कौन सी लाइन है, ये वाई मीन लाइन है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है। ये मेरी जो है LR जो है मेरी, ये व्हाइट कलर से माफ करिए, जो रेड कलर से मुझे यहाँ पे शो रहा है, तो रेड कलर से ही लिख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा, एक मिनट मुझे दीजिए, ये मेरी होगी मीन लाइन, ठीक है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, और जो रेड कलर से दिख रही है ये मेरी रिग्रेशन लाइन होगी, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू है, मेरे पास CGPA नहीं दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच जो कंपैरिजन होगा ना, ये जो कंपैरिजन आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये जो दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जिसको हम लोग R2 स्कोर बोलेंगे, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, और गॉडनेस टू फिट भी बोलते हैं। कई बुक में इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, गुडनेस ऑफ
फिट लिखा होता है, और कुछ जगह इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और इसको हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू को फाइंड करते हैं उसको हम लोग R2 स्कोर बोलते हैं। हम लोग हमारी जो मीन लाइन है और जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इसको हम लोग R2 स्कोर बोलते हैं। और ये बहुत ही माइनर सा होता है, इसको भी आप लोग समझिएगा। देखिए, अब इसके बीच जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है, ये मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब आप लोग ना मेरे साथ ये देखिए इसका रिलेशनशिप। शायद माउस पे कोई इशू आ गया है। ठीक है, देखो इसकी रिलेशनशिप क्या है। मैं R2 स्कोर की यदि मैं बात करूं, ठीक है, देखो पहली बात तो इसको ना R2 स्कोर भी बोलते हैं, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है जैसे कि आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। ये हो गया मेरा R2 भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, R स्क्वायर भी बोला जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अभी हम लोग यदि इसकी बात करें तो इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, R2 इज इक्वल टू 1 माइनस SSR डिवाइडेड बाई SSM। ये SSM क्या है, ये मीन की बात हो रही है। जो हमारी मीन वाली लाइन है ना, ये हमारी मीन वाली लाइन की बात हो रही है। सम ऑफ स्क्वायर्ड मीन लाइन की बात हो रही है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो पूरी मीन लाइन होती है ना, ये जो हमारी मीन लाइन है ब्लू कलर से जो शो हो रही है, हमारी मीन वाली लाइन है, इसको हम लोग SSM बोलते हैं। और आर वाली जो लाइन है उसको हम लोग SSR बोलते हैं। SS मतलब सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर मीन। तो यहाँ पर SSR की बात यदि हम लोग करें तो ये क्या होगा, SSR जो होगा यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं आप लोग के लिए, ये होगा आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर इन रिग्रेशन लाइन। ठीक है, और SSM जो होगा वो होगा आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर इन कौन सी लाइन, मीन लाइन। तो यहाँ पर जो दो लाइन है, ये जो रिग्रेशन लाइन है और ये जो मीन लाइन है हमारी, ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है और ये जो हमारी मीन लाइन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये R2 स्कोर के लिए ये दोनों लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 1 से यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इसको यदि मैं ये तो आपको रिलेशनशिप बताई, यदि मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखूं, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, यदि मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखूं SSR को और SSM को, वो किस तरीके से यहाँ पे शो होगा वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 1 माइनस SSM, SS ऊपर में क्या है हमारा, न्यूमरेटर में रिग्रेशन है। ठीक है, तो रिग्रेशन के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे होगा I इज इक्वल टू 1, जो अभी हम लोग पहले भी यूज किए हुए थे, YI YI माइनस YI एट स्क्वायर। ये हम लोग जो अभी पहले फॉर्मूला लिखे थे ना, किसका लिखे थे, MSC का जो फॉर्मूला लिखे थे उसके लिए है ये, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे यही काम ये रिग्रेशन लाइन के लिए होगा। ये पूरा जो काम जो होगा वो रिग्रेशन लाइन के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, रिग्रेशन लाइन के लिए होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये रिग्रेशन लाइन के लिए होगा। ठीक है, और जो नीचे होगा ये होगा आपका किसके लिए, मीन लाइन के लिए। I इज इक्वल टू 1 एंड YI माइनस YI हैट का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका मीन लाइन के लिए, SSM और SSR के लिए, ये आपका मीन लाइन के लिए। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको अधिकतर
इंटरव्यूअर पूछता है, और R2 स्कोर के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो यहीं पे कॉन्सेप्ट पूरा बनता है। देखो, यदि मैं चाहूं R2 स्कोर, ठीक है, जो R2 जो मेरा स्कोर है उसकी वैल्यू यदि मेरी जीरो हो, ठीक है, R2 वैल्यू यदि मैं चाह रहा हूं कि R2 की वैल्यू जीरो हो, तो क्या होगा, 1 - 1। यदि मैं चाह रहा हूं, यहाँ पे दो कंडीशन की मैं बात करता हूँ। पहली कंडीशन मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरीके से दूसरे पेन से लिखते हैं हम लोग, दूसरे कलर की पेन से लिखते हैं, समझो। दो कंडीशन मैं चाह रहा हूँ। पहली कंडीशन मैं ये चाह रहा हूँ कि R2 की जो वैल्यू है वो जीरो हो, R2 जो है वो जीरो हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन में चाह रहा हूँ R2 की जो वैल्यू है वो वन हो, R2 की जो वैल्यू है वो वन हो। तो R2 की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये और ये पूरी जो वैल्यू है ऊपर और नीचे की क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू 1 - 1, मतलब एस एस आर भी जो है यहाँ पे जीरो होगा और एस एस एम भी जो है वो यहाँ पे वन होगा, दोनों मतलब वन होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी लाइन, जो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, जो भी R2 और M है दोनों ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये जो है एकदम आपका ये जो है जीरो आएगा, R2 जीरो आएगा, मतलब दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी। यहाँ पे तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब यदि मैं वन चाहूं कि R1 यहाँ पे वन कैसे होगा, तो मैं क्या चाहूंगा, ये दोनों वैल्यू मेरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो जो होगी तो एस एस मेरे क्या है यहाँ पे, क्या था ऊपर, एस एस आर था, हाँ एस एस आर, और नीचे एस एस एम था, ठीक है। तो एस एस आर जो मेरा न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर है मेरा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरा रिलेशन क्या होगा, एस एस आर इज ग्रेटर देन एस एस एम होगा, ठीक है। तो जब ये बड़ा होगा तभी तो यहाँ पे जो वैल्यू है ऊपर की क्या आएगी, जीरो आएगी, डिवाइडेड बाई एस एस एम होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 0, 1 - 0 क्या होगा यहाँ पे, R2 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू जब मेरी ज्यादा होगी और और जो मेरा मीन की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, तो हमेशा मेरा जीरो आएगा और R2 का वैल्यू क्या होगा, मेरा वन आएगा, ठीक है। अब अब समझो, यदि R2 वन की तरफ हो, वन की तरफ हो मतलब हमेशा ये जो वैल्यू है मेरी रिग्रेशन वैल्यू हमेशा ज्यादा बड़ी हो एसएसएम से, तो जब जैसे से मेरी रिग्रेशन वैल्यू पास आते जाएगी, ठीक है, किसके तरफ, मीन के तरफ। मेरा ये जो अभी प्लॉट बना था, वो लाइन जो मेरी बनी थी, वो मैं एक बार दो पेन से बताता हूँ आपको, शायद आप लोग को शो भी हो। ये जो मेरी लाइन है इस तरीके से बनी थी, ये मेरी मीन वाली लाइन थी। यदि आप लोग को मेरे कैमरे में दिख रहा है तो आप लोग देखिए, मैं थोड़ा पास में भी कर लेता हूँ। ये मेरी मीन वाली लाइन थी, ये मेरी रिग्रेशन वाली लाइन थी। यदि ये वैल्यू के पास आते जाएगी, ये वाली लाइन मेरी यदि इसके पास आते जाएगी, तो मेरा यहाँ पर R2 का जो स्कोर है होगा वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत बेहतर होगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ, वन की तरफ आते जाएगी मतलब बहुत बेहतर होगा। और जीरो के पास यदि लाइन जाते जाएगी या फिर नेगेटिव में चले जाएगी, ठीक है, यहां से नेगेटिव में चले जाएगी, तो मेरा R2 स्कोर जो होगा कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर रिग्रेशन में आपके फंडामेंटल को चेक करने के लिए, और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यदि यदि कोई क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के अंदर और आपसे ये चीज पूछा जाता है, ओरली क्वेश्चन से आपसे क्या ही पूछा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर आपसे इसी तरीके के फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि क्या आप R2 स्कोर को कैलकुलेट करना जानते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर, रिग्रेशन मैट्रिक्स के अंदर, माफ करिए। तो आप लोग बताएंगे ठीक है, R2 स्कोर इस तरीके से सर कैलकुलेट होता है, पांचों के बीच डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ही आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि यदि R2 की वैल्यू 0.8 होगी वो ज्यादा बेहतर है, या फिर नेगेटिव 0.8 होगी तो क्या ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा बेहतर होगी, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझे, यदि रिग्रेशन वाली लाइन जो है वो हमेशा मीन वाली लाइन के पास जाएगी, वन के जितना करीब होगा, हमारा R2 स्कोर वन के जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा। जीरो के पास जाएगा उतना वहां पे R2 स्कोर जो होगा कम, मतलब अच्छा माना जाएगा, और नेगेटिव की तरफ जाएगा मतलब बहुत ही वाहियात आपका स्कोर है R2 स्कोर, ये आपका माना जाएगा। तो R2 स्कोर हमेशा वन की तरफ होना चाहिए, वन के पास होना चाहिए, जीरो और उससे माइनस में नहीं आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन इंटरव्यू का बनता है यहाँ से। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें समझ ली है, हम लोगों ने समझ ली यहाँ पर जो चीजें हमारी मीन एमएई को, एमएससी को, आरएमएससी को, और अभी हम लोग R2 स्कोर को भी यहाँ पे समझ चुके हैं, और जो हमारे फाउंडेशन जो फंडामेंटल पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं।
अब एडजस्टेड आर स्क्वायर स्कोर आता है। अब आर स्क्वायर स्कोर के पहले एडजस्टेड लग गया है, तो यहाँ क्या एडजस्टमेंट होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है एडजस्टेड आर टू स्कोर या आर स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर ये फॉर्मूला मैं आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिएगा आप मेरे स्क्रीन पे, यदि देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी एडजस्टेड आर टू स्कोर की बात कर रहे हैं, और इसमें एडजस्ट क्या चीज को किया जा रहा है ये आप समझिए। यदि मेरे पास सीजीपीए दिया हुआ है, मेरे डेटा सेट में सीजीपीए मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को यदि किसी भी डेटा सेट में यदि मैं कोई यहाँ पर वैल्यू ऐड करता हूँ, कोई इनपुट कॉलम ऐड करता हूँ, यदि मैं कोई ऐड करता हूँ क्या इनपुट कॉलम, इन दोनों के अलावा इनपुट कॉलम, और वो इरेलीवेंट है, ठीक है। कोई इनपुट कॉलम यूज करता हूं, जैसे कि मैं इनपुट कॉलम यहाँ पे यूज करता हूं, मान लो परसेंटेज, स्टूडेंट के क्या परसेंटेज यहाँ पे रहे ये मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो एज्यूम करो ये जो परसेंटेज है ना, ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू निकालूं आउटपुट पे कि भाई कितने सीजीपीए के स्टूडेंट का कितना यहाँ पे एलपीए में पैकेज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज हो सकता है हेल्प भी करे, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेवेंट भी कॉलम है। लेकिन मैं यहाँ पे यदि फीस को ऐड करूं, कोई एक और कॉलम को मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, इसके अंदर फीस को ऐड कर दूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता पैकेज के अंदर कि स्टूडेंट ने किस स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्यादा फीस दी है या नहीं दी है, ऐसा कोई मेरे पास डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके के इरेलीवेंट कॉलम को हम लोग यूज ना करें, और यदि यूज हो जा रहे कॉलम तो हम लोग आर टू स्कोर को थोड़ा एडजस्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो पहले कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इनपुट कॉलम ना आए, लेकिन यदि आ गया है तो हम लोग को उसको आर टू वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसमें इस तरीके के कॉलम हमारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होंगे, ये थोड़े हेल्पफुल भी हो सकते हैं, जिसमें हम लोग एडजस्टेड आर टू का ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ, और उसके बाद इसके यूजेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे, जस्ट ये लास्ट हमारा बचा हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा आपका यहाँ पर आर टू आर स्क्वायर एडजस्टेड इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन माइनस आर टू, जो हमारा आर टू की वैल्यू थी वो, और यहाँ पे एन माइनस वन, और यहाँ पे आएगा नीचे में एन माइनस वन माइनस के। अब यहाँ एन और के क्या है, अब आप ये देखिए, ये जो हमारा के है, जैसे मैं चार कॉलम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम जो है के को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो है, ठीक है, जितने भी हम लोग रो यूज कर रहे हैं वो है हमारे डेटा में। के क्या है यहाँ पे, के है हमारा टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं लिख रहा है, लेकिन नोट्स में शायद ऊपर लिखा हुआ है, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। नोट्स में यहाँ पर ऊपर में, यस, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी की सारी चीजें। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। ये क्या है मेरा, एन है, ये पी नहीं होगा, इसको हम लोग कुछ बुक में पी लिखते हैं, मैं यहाँ पे के इसको यूज कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे के यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, एन माइनस के माइनस वन। के क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के मतलब जैसे मैंने यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे चार कॉलम यूज करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। यदि मैं तीन कॉलम यहाँ पे यूज करूंगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी यहाँ पे। ये के है हमारा, और ये फॉर्मूला पूरी तरीके से डिजाइन हुआ है एडजस्टेड आर टू को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर अभी तक जितना भी हमको थ्योरी देखना था, हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को देख लिया है। अब हम लोग यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो जुपिटर नोटबुक हम लोग ओपन कर लेते हैं, और हमारा कोडिंग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे
हम लोगों ने टोटल 5 यहाँ पे रिग्रेशन मैट्रिक्स को देखा है। पहला हमारा था क्या, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। एमएई को हम लोगों ने समझा पूरे थ्योरी के अंदर। अभी हम लोग इसी का कोड करके भी देखेंगे, तीनों की वैल्यू कैसे निकालते हैं साइकिट लर्न के थ्रू पाइथन में। अभी मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा। एमएई, एमएससी, आरएमएस आरएमएससी, रूट मीन स्क्वायर और मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तीनों को हम लोग को देखे, तीनों को रिलेशन देखे। और आर टू स्कोर क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये हम लोगों ने देखा। और एडजस्टेड आर टू स्कोर का क्या यहाँ पे यूजेस है, क्यों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और क्या क्या इसका फॉर्मूला, ये भी हम लोगों ने देखा। अब ये फॉर्मूले के थ्रू आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। हम लोग कोडिंग वाला हमारा जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। आप भी अपनी जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन कर लीजिए, और हम लोग साथ साथ यहाँ पे जाके अपना जो कोडिंग वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक नोटिस किया होगा, पूरी क्लास को अच्छी तरीके से टाइम लेके, चाहे कितना भी टाइम हमें लग जाए, वो टाइम लेके हम लोगों ने पूरे 24 डेज में अच्छे तरीके से अपने फंडामेंटल को समझ लिया है। थोड़े कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। थोड़ा अभी आपको लग सकता है कि थोड़ा मशीन लर्निंग आपके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी धैर्य रखिए। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए। बिल्कुल आपको अपनी कंसिस्टेंसी को यहाँ पे फॉलो करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ते जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट में जब हम लोग प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे, और लास्ट अभी हम लोग जो एडवांस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपको और भी चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी हम लोग फंडामेंटल जो पार्ट है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जाकर हमारे जो पाइथन की डे नंबर 25 की जो फाइल है उसमें हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, नई फाइल ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वही डेटा सेट यूज करूंगा जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेटा सेट को यूज किया है। जो हम लोगों ने प्लेसमेंट वाला डेटा सेट है उसी को यूज किया हुआ है। मैं गिटहब में आपको क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा इस डेटा सेट का लिंक, और ये जो हमारा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाके ये कोड को डाउनलोड कर लेना है, हमारा जो नोट्स है उसको भी डाउनलोड कर लेना है, और पूरे अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए यहाँ पर पूरे के पूरे कोड को टाइप करके देखना है, कोड को रन करना है। तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। और आप लोगों ने मशीन लर्निंग से पहले पाइथन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ तक आप पहुंच गए, तो एक बार आप पाइथन को भी देख लें, और उसके बाद आप मशीन लर्निंग के कोड को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग अपनी जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, और साइकिट लर्न लाइब्रेरी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे सारे के सारे वैल्यू पे। हम लोग पांचों वैल्यू को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एसएमई को भी देखेंगे, हमारे जो आर टू स्कोर है उन सारे वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग हमारे जो पाइथन नोटबुक है उसको ओपन करते हैं, और हमारी आज की जो कोडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है उसकी यहाँ पे हम लोग रीनेम कर देते हैं इसको, डे नंबर 25 मशीन लर्निंग का। और सबसे पहला काम हमको करना क्या होता है, लाइब्रेरी हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तीनों लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब, पांडा, नमपाई, और इन तीनों लाइब्रेरी को यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। इसको हम लोग रन कर लेते हैं, और आप लोग यहाँ पे डेटा सेट को भी इंपोर्ट कर लीजिए मेरे साथ साथ। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं, वही डेटा सेट यूज कर रहे हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूज किया हुआ है, प्लेसमेंट वाला डेटा सेट। और इसी डेटा सेट को मैं यहाँ पर जाकर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए, df इक्वल टू pd डॉट रीड, और हमारा डेटा सेट जो है csv फाइल में, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लिख देंगे csv, प्लेसमेंट डॉट csv। ये हमारी जो फाइल है इसको यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ, और हमारा जो डेटा है उसको यहाँ पे हम लोग जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारा डेटा सेट क्या इंपोर्ट हो गया है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, df डॉट हेड, और यहाँ पर इसको हम लोग रन कर लेते हैं। यस, हमारा डेटा सेट यहाँ पे अच्छी तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। अब देखो कि अब हम लोग ना यहाँ पे डेटा प्लॉट को ग्राफ करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट करूंगा। तो ये हम लोग ना प्रीवियस क्लास में भी ये काम किए हुए हैं, डेटा प्लॉट को ग्राफ किए हुए हैं लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग वही काम फिर से करने जा रहे हैं। डेटा प्लॉट को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ग्राफ पे, स्कैटर प्लॉट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और डेटा प्लॉट इन ग्राफ ये हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है।
और यहाँ पे जाके हम लोग प्लॉट डॉट स्कैटर यूज कर रहे हैं। और दो मेरे पास क्या थे, लास्ट आपने देखा था यहाँ पे सीजीपी और पैकेज थे। इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लेटर डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया, सीजीपी और पैकेज। और एक्स लेबल में मैं क्या डाल दिया, यहाँ पे एक्स के अंदर ये जो मेरा एक्स है इसके अंदर मैंने सीजीपी डाल दिया। वाई में मेरा जो पैकेज है जो एलपीएम है वो मैंने डाल दिया, जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा ना, ये जो अभी एक्स और वाई की वही बात हो रही है, तो मैं उसी को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। जो काम हम लोगों ने अभी देखा है वही काम मैं अभी कर रहा हूं। अभी मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, देखो जो मैं थ्योरी में बताता हूँ वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो मैंने एक्स एक्सेस में सीजीपीए रखा हुआ था और वाई एक्सेस में जो रखा हुआ था, ये जो डेटा था मेरा वही डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पर मैं लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनाऊंगा। उसके बाद ये लाइन से ये लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और यही एरर की मैंने बात की थी, क्या बात की थी, y1 माइनस y1 हेड। यहाँ पे ये मॉड के अंदर जो मैंने बात की थी इसी एब्सोल्यूट एरर की बात की थी। एक बार अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे ना समझा भी देता हूँ आप लोग को, क्लियर क्लियर लिख के। यहाँ पे देखो ये था मेरा एक्स एक्सेस, ये था मेरा एक्स एक्सेस, ठीक है। ये था मेरा क्या, वाई एक्सेस। मैंने एक्स एक्सेस में सीजीपी लिया, वाई एक्सेस में यहाँ पे पैकेज लिया। ये मेरी डेटा डेटा जो मेरी लाइन होनी थी, जो भी मैंने स्कैटर प्लॉट यहाँ पे करके दिखाया, जो मेरी पहले जो डेटा की लाइन थी वो ये लाइन है। ये मेरी प्रिडिक्शन लाइन होगी। अब इस प्रिडिक्शन लाइन में इस लाइन से जो दोनों के बीच डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस क्या होगा, होना चाहिए था क्या, मेरा y1, ठीक है। हुआ क्या, y1 है। तो ये क्या होगा इन दोनों के बीच में, एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, y1 माइनस y1 है, ठीक है। यही काम यहाँ पे हो रहा है जो काम अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया हमारी जो वैल्यू थी उसको, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, डेटा प्लॉट इन ग्राफ फॉर्मेट में हमने लोगों ने डेटा को प्लॉट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे x और y को इनपुट कॉलम एज ए डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि मेरे यहाँ पे सिस्टम को पता चल जाए कि x और y में क्या यहाँ पे इनपुट कॉलम है। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे, डिफाइन x एंड y एज ए इनपुट एंड आउटपुट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। बहुत इजी होता है जब आपको पूरा चीजें समझ में आ जाती है, तो बहुत इजी चीजें होती है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेटा फ्रेम इक्वल टू करके x और y को दोनों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे x को एक बार रन करके देखते हैं और एक बार y को रन करके देखते हैं। देखिए x पे मेरा CGP यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। और y की यदि हम लोग बात करें तो y को भी रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैं यहाँ पे टेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ, फिर हम लोग लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। तो टेन टेस्ट स्प्लिट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अभी तक तो आप इससे फैमिलियर हो चुके होंगे, पूरे के पूरे डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 45 तक देख लिया, सॉरी 25 तक, 24 तक आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। तो कुछ लोगों का यही कहना था कि सर क्या शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं क्या। तो देखो यार, जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग ये शॉर्टकट ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। जब तक आपके फाउंडेशन क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग के कमेंट आए थे कि सर इसको क्या शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं क्या। तो देखो जब आपको ज्यादा पैकेज चाहिए होता है, डेटा साइंस का पैकेज बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो केवल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। और फाउंडेशन बोलने का मतलब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, केवल 5% 10% ही पढ़ रहे हैं। आपको भी 90% की जर्नी और यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो आप बिल्कुल भी शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा तभी उसके ऊपर 10 मंजिल 20 मंजिल 25 मंजिल बनेगी और वो गिरेगी नहीं। यदि फाउंडेशन नहीं आपका क्लियर है तब तक आप बिल्कुल भी इसके ऊपर जितनी भी मंजिल बना लो तो हमेशा जो है धाराशायी हो ही जाएगी। तो आपको यहाँ पे पूरे तरीके से फाउंडेशन को देखते हुए चलना है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा फाउंडेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको पूरा टाइम लेके, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, क्लास 1 घंटे की हो 1.5 घंटे की हो, आपने प्रीवियस क्लास भी देखा, हमने बहुत बड़ी बड़ी क्लास भी ली है। हम लोग पूरी अच्छी तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से पूरे यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोग इतना पढ़ लोगे तो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं मशीन लर्निंग को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, मैं डेटा साइंस इंजीनियर यहाँ पे बन सकता हूँ। तो चलिए टेन टेस्ट स्पीड को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग को यहाँ पे अपने पेशेंस के साथ सारी चीजों को पढ़ते हुए जाना है। तो ये आपका टेन टेस्ट स्पीड हम लोग यहाँ पे, कोड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप लोग ना टाइप करिएगा कोड को। यहाँ पे थोड़ा समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग और कोड को यहाँ पे ले लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को।
ये मेरा लीनियर रिग्रेशन का इंपोर्ट करने के लिए मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे। और ये मैं हेडिंग वगैरह भी इसलिए देता हूँ जिससे कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आए, जब आप इस कोड को देखें तो इस हर एक स्टेप में क्या क्या चीजें हुआ है, तो आप लोग भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप आदत डालो हेडिंग में यहाँ पे दूं, क्योंकि आप जब बाद में आते हो तो आपका बहुत समय बचता है। जिस कोड को आप अभी लिख रहे हो उसको आप 2 महीने बाद देखोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पे हेडिंग दोगे तब, है ना। हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपने एल आर को, लीनियर रिग्रेशन को। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, डिफाइन एल आर, और हम लोग एल आर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एल आर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन कर लेते हैं। और ये सब काम हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास है, डे नंबर 24 की जो क्लास है, उसमें हम लोगों ने ये काम जो है वो किया हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एल आर लीनियर रिग्रेशन को डाल लिया है। यदि मैं इसको यहाँ पे लिख के देखूँ लीनियर रिग्रेशन को, इसको रन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसको मैंने एक डेटा वेरिएबल यहाँ पे एल आर के अंदर जो है यहाँ पे डाल दिया है। इसको मैं जाके यहाँ पे रन कर लेता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूज फिट फॉर 10 के लिए एल आर डॉट फिट लिखेंगे यहाँ पे, और फिर इसको ड्रॉ करेंगे हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। यहाँ तक के स्टेप तो आप लोग को पता चल गए होंगे, जो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी यहाँ तक के स्टेप्स को सारे को देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, यूज फिट फॉर द टेन द मॉडल, और यहाँ पे एल आर डॉट फिट करके एक्स10 और वाई10 को यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अपनी लाइन को, लीनियर रिग्रेशन की लाइन को। यस, यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं लीनियर रिग्रेशन की लाइन को, और फिर उसके बाद इंपोर्ट करते हैं एसक्यूएल लाइब्रेरी को। फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे जो है उसको डिस्कशन जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको हेडिंग, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अब लाइन को हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, जिसमें मैं प्लॉट स्कैटर प्लॉट को फिर से यहाँ पे स्केच करूंगा, और एक्स और वाई को यहाँ पे एक्स लेबल और वाई लेबल के अंदर सीजी और पे और पैकेज को यहाँ पे डाल दूंगा। तो देखो, जो काम अभी हम लोगों ने किया था ऊपर में केवल और केवल डेटा फ्रेम डेटा को यहाँ पे प्लॉट किया था, अब हम लोगों ने यहाँ पे एलआर में लीनियर रिग्रेशन लाइन को भी डाल दिया है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यही चीज मैं डिस्कस कर रहा था अभी आपसे। ये लाइन है, ये लाइन के बीच में जो डिफरेंस है, ये इसी में मैं अभी आपको चीजों को समझाया स्केच करके थ्योरी में। जो अभी हमारी लाइन थी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर था ये, ठीक है। और एम का बात हुआ था यहाँ पे, एम का बात हुआ था। अब यहाँ पे एमएससी का बात होगा तो ये कैसे होगा, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये आउटलायर हो जाएगा। यदि ये मैं इसको भी कंसिडर करूंगा तो देखो कितना बड़ा मीन स्क्वायर एरर हो जाएगा, ठीक है। एमएससी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है, जो अभी हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अभी हमने एमएससी और बाकी चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया। अभी हम लोगों ने ये जो काम है प्रीवियस क्लास में भी किया था, डे नंबर 24 में भी किया था। अभी हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यहाँ तक बना लिया है। अब मैं साइकिट-लर्न लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज करूंगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोग के लिए डिस्कस करते जाऊंगा और कोड लिखते जाऊंगा। अब हम लोग लास्ट काम कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं sklearn को। फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू को एक्स टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को, और यहाँ पे बाकी आगे का काम करते जाएंगे। तो इंपोर्ट कर लेते हैं sklearn लाइब्रेरी को, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग ने पाइथन पढ़ा होगा, तो पाइथन का जब हम लोग एडवांस पार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। ये हम लोग फ्रॉम किस तरीके से आ रहा है, यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लोग नए होंगे वो लोग पहले वो लेक्चर को देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे अभी इसको, क्योंकि इसको इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारे हमको अभी टाइम बचाना होता है अपना। लेकिन आपको साइकिट लर्न वाले जो इतने कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, फाउंडेशन में पूरा चीज़ों को पढ़ लेना है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो। तो हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं एक्स टेस्ट वैल्यू को, हेडिंग डाल लेता हूँ। फिर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर को। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट वैल्यूज। अब देखो, मैं एक एक करके यहाँ पर दिखाते जाऊंगा आपको।
एल आर प्रिडिक्ट में एक्स टेस्ट में क्या हमारी वैल्यू आ रही है, फिर हम लोग वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू देखेंगे। देखो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अरे फॉर्मेट में एक्स के अंदर जो वो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है जिसको अभी हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये। वाई के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू के अंदर में जो अभी हम लोग एक्स टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, उसको वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू के अंदर अभी मैं डाल रहा हूँ। देखिएगा मैं वाई प्रिडिक्ट करके यहाँ पे इसको डाला हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर वाई टेस्ट आपको दिखा देता हूँ और वाई टेस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या वैल्यू आई है यहाँ पे। ये मेरी वाई टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, जितने मेरा सीजीपीए था उस हिसाब से मेरे यहाँ पे सीजीपीए दिखा रहे हैं, जितने जितने मेरे, एक मिनट ऊपर में देख लेते हैं हम लोग, एलपीए था और मेरा सीजीपीए था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक और चीज रन कर लेता हूँ, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि नीचे मीन एब्सोल्यूट एरर जब आए तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकें वैल्यू को। तो यहाँ पर मेरे पास वाई टेस्ट के अंदर मेरी वैल्यूज आ चुकी है, 4.1 पैकेज, 3.49 पैकेज, ये सारे पैकेजेस मेरे यहाँ पे आ चुके हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेशन। पहला कैलकुलेशन मैं जो कर रहा हूं, मैं देखो वाई टेस्ट की जो वैल्यू है और वाई प्रिडिक्टेड की वैल्यू है, अभी जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सब जो समझा ना, वो ऑलरेडी साइकिट-लर्न के अंदर वो फॉर्मूले बने हुए हैं, जिसको हम लोगों को केवल सिंटैक्स से कमांड आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर को, और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या मेरी एमए की वैल्यू आएगी। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेट एमएई। और आपको बिल्कुल भी इसलिए तो घबराना नहीं है कि आप यदि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो और इतना सारा मैथमेटिक्स आप देख रहे हो, तो लाइब्रेरी बनी ही इसीलिए ताकि हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन ना करना पड़े। आपको बस पता होना चाहिए साइकिट लर्न के अंदर क्या क्या यूजेस होना चाहिए आपको करके, ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है ना। आपको कैलकुलेटर चलाना आता है और बेसिक फंक्शन आते हैं, तो आप कितने भी कितने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे पाइथन बना ही इसीलिए। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैंने यूज किया है प्रिंट एम ई, ठीक है। तो एम ई इक्वल टू करके मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर की, वाई टेस्ट और वाई जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो अभी मैंने ऊपर निकाली हुई थी, वही वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखिए मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखा हूँ और मीन एब्सोल्यूट एरर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास एम की वैल्यू आ गई है। जो इतना बड़ा कैलकुलेशन था हमारा, वो ये पूरे इन्हीं दोनों कॉलम के लिए यूज हो रहा है। ये जो मेरी एक्स टेस्ट की वैल्यू है, जो मेरी वाई टेस्ट की वैल्यू है, वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू है, ये मेरे वाई टेस्ट की जो वैल्यू आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे अरे फॉर्मेट में लिखा हुआ हूँ ये वैल्यू को। और ऊपर जो मेरी ये वैल्यू है, ये मेरी सीजीपीए की वैल्यू थी, और ये मेरी वाई वाली जो वैल्यू थी, दोनों को इसने कंपेयर किया, और जो फॉर्मूले मैंने बताया था उसके थ्रू मुझे एमए की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिया 0.288। क्लियर हुआ इस डेटा सेट के लिए। मैं एक एग्जांपल आपको बस बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे समझाते हुए जा रहा हूँ। कैलकुलेशन जो भी हम लोगों ने की थ्योरी में जो किया, उसको मैं आप किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कोड के फॉर्मेट में कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे देखते जाओ। फटाफट मैं यहाँ पे एमई का चीज आपको बता दिया। अब हम लोग एमएससी को देख लेते हैं, मीन स्क्वायर एरर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं और कोड लिखते हैं। देखो ये तो हमारा कोड, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेट मीन स्क्वायर एरर, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग को रन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग कोड लिख लेते हैं। कोड में कुछ नहीं, बस आपको एक ही चेंज करना है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह मीन स्क्वायर एरर लिख लेना है। हमारा पाइथन ऑलरेडी स्मार्ट है, इसको कैलकुलेट करके आपको एमएससी की वैल्यू बता दे रहा है 0.12, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा आया था उस डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप देखो आपका रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर में हम लोग यहाँ पे कुछ काम नहीं करेंगे, बस एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक बार मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जो हमारा एमएससी था, जो अभी हम लोगों ने रिलेशन को देखा, वही रिलेशन यहाँ पे काम आएगा। इसके आगे हम लोग रूट स्क्वायर बस लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए आप एक बार, तो रन कर देता हूँ। देखो क्या हुआ है, आपको मैंने बताया था आर एम एस सी क्या है, अंडर रूट स्क्वायर रूट रूट ओवर एस एम ई एस, क्या था ये, एम एस सी सॉरी, एम ए याद आ रहा था मुझे, आर एम एस सी जो था
ये MSE, ये जो आपका मीन स्क्वायर एरर है, इसके ऊपर में रूट बस लग गया था। तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी यही होगा, यहाँ पे आपका np.sqrt लिख लोगे, बाकी सेम चीज यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने बस इसके ऊपर में क्या किया, यहाँ पे RMSE निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूले में भी यहाँ पर यही काम किया है। MSE जो है यहाँ पर निकालने के लिए हम लोगों ने ये रूट स्क्वायर को यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। और बाकी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यही चीज यहाँ पर लाइब्रेरी में भी आपको दिख रही है, जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। अब बचा है दो चीज में क्या हमारा R2 स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और आपका जो है आपका एडजस्टेड R2 स्कोर। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेट कर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेट R2 स्कोर। फिर यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर एक बार रन करके देख लेते हैं। ये है मेरा कैलकुलेटेड R2 स्कोर, इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया, हेडिंग डाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे, हम लोग यहाँ पे जो है ना R2 स्कोर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट R2 स्कोर के लिए R2 स्कोर एक वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड। हम लोग हमेशा वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्टेड के अंदर डाल ले रहे हैं दोनों वैल्यू को, और उसको हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते जा रहे हैं। जो कैलकुलेशन अभी हम लोग मैनुअली देखे थे कि कैसे होती है। अब आप लोग के मन में ना कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो मुझसे पहले ही पूछा गया कि सर यही चीज जब हम लोग साइकिट लर्न में कर लेते हैं तो थ्योरी में इतना टाइम देके समझते क्यों है। देखो यार, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, मैनुअली आपका कैसे कैलकुलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप थ्योरी में आपको पूरा फाउंडेशन पता नहीं होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है, साइकिट लर्न में आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको तरीका यही अच्छा होता है कि पहले आप थ्योरी को समझ लो, और उसी समय, ऐसा नहीं हो कि प्रोजेक्ट के समय आप समझो, उसी समय आप थोड़ा सा एक कोड में फॉर्मेट में भी देख लो, थोड़ा सा उसके साथ खेल भी लो, आपको पता चल जाए कि कैसे यूज होता है, ठीक है। साइकिट लर्न में हम लोग क्या देखते हैं, साइकिट लर्न में हम लोग यही देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, साइकिट लर्न लाइब्रेरी में क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन एक टॉपिक के साथ साइकिट लर्न को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दैट्स वाई मैं लास्ट में आपको 15-20 मिनट थोड़ा सा कोड भी लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये डेटा सेट इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो भी डेटा सेट हम लोग डे नंबर 24 की क्लास में यूज किए थे वही हम लोग 25 की क्लास में यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं R2 स्कोर हमारा कितना है, यहाँ पे 0.78 आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे एडजस्टेड स्कोर को, ठीक है। हमारे एडजस्टेड स्कोर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताओगे, जो मैंने आपको कंपैरिजन वाला पार्ट बताया था, जो कंपैरिजन मैंने स्टार्टिंग में आपको नोट्स में बताया था ना, उसमें आप मुझे बताओगे कि इन सबके जो स्कोर वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो क्या क्या इसमें, मतलब कि जो हमारी कंपैरिजन जो हम लोग देखे थे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नोट्स में, उसमें जो हमारी ये पूरी वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू में क्या यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। RMSE, R2S स्कोर आप लोग खुद से थोड़ा सा पता करो, थोड़ा सा रिसर्च करो और देखो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा परफेक्ट है इन पांचों में से। ये डेटा सेट है आपके पास, इस डेटा सेट को आप यूज करो, रन करो कोड को, और पांचों वैल्यू को लास्ट में आप एनालाइज करो कि कौन से, आप एडवांटेज को भी पढ़ो डिसएडवांटेज को भी पढ़ो पूरे पांचों के, ठीक है। फिर मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे तरीके से और बता भी दूंगा, आपको इसका आंसर भी दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ इसमें, इस क्लास को यदि आप लोग देख रहे हो तो, कि आप लोग में से पांचों में से जो जो रिग्रेशन मैट्रिक्स है उसमें से कौन सा मैट्रिक्स आप लोग यूज करोगे। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा नोट्स को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा इन पांचों में से कौन सा मैट्रिक्स सबसे परफेक्ट है जो आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए इस डेटा सेट के लिए। आप लोग भी थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हो। तो हम लोग एडजस्टेड R2 स्कोर को देख लेते हैं। R2 स्कोर को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेस्ट डॉट शेप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे वैल्यू पता चल जाए, और उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे जो है यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एक्सटेस्ट डॉट शेप देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी, तो मुझे पता चल गया 40 है यहाँ पे, तो मैं k की वैल्यू को यहाँ पर उसी तरीके से यूज करूंगा n-1 वाले फॉर्मूले में। तो इसको एडजस्टेड करने के लिए 1 - R2 इंटू 40/40 - 1, यही चीज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वही फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब 40 - 1 - 1 हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मुझे 40 की वैल्यू देखनी थी, करके मैंने एक्स टेस्ट के शेप में यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, और उसी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। तो एडजस्टेड करने के बाद आप देखो 0.78 था, ये 0.77 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने बस R2 की वैल्यू को एडजस्ट किया। ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीके से यूज करते हैं।
तो मुझे आप बताओ, ये तो पक्का है, ये कोई कमेंट बॉक्स में मत बोल देना कि सर एडजस्टेड R2 स्कोर यूज करेंगे। यार R2 स्कोर को बेटर बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए कैलकुलेट एडजस्टेड की R2 स्कोर किए हम लोग, लेकिन इन चारों में से मीन एब्सोल्यूट एरर, एमएई से और एमएससी और आरएमएससी और R2 स्कोर, इनमें से कौन सी वैल्यू मुझे यूज करना चाहिए इस डेटा सेट के लिए, कौन सी मैट्रिक्स मुझे यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे कोडिंग वाले पार्ट को भी यहाँ पे देख लिया और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस चीजों को समझ लिया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी डे नंबर 26 की क्लास। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में और कौन से टॉपिक को यहाँ पे देखना है, समझना है, क्योंकि क्लास हमारी इतनी लंबी हो जाती है कि हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड को बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं डिस्कस किए हैं। उसके लिए मैं पर्टिकुलर हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो वो आप वहाँ पे हम लोग उस सेक्शन को देख लेंगे, क्योंकि हमारा मेनली फोकस होता है कि हम लोग यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट पे बात करें। मैं इसकी बात कर रहा था, आप इस एडवांटेजेस को पढ़िए, इस डिसएडवांटेजेस को पढ़िए और मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि कौन सी वैल्यू को यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से लास्ट डे नंबर 25 की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन को देखा था। आज हम लोगों ने रिग्रेशन मैट्रिक्स को समझा है। पूरा की पूरा टॉपिक आज हमारा जो पूरी क्लास है पूरी की पूरी बेस थी रिग्रेशन मैट्रिक्स में, जिसमें 5 मैट्रिक्स हम लोग को देखने थे। एमएई मीन एब्सोल्यूट एरर को, एमएससी को मीन स्क्वायर्ड एरर को, आरएमएससी को रूट मीन स्क्वायर एरर को, और आर स्क्वायर स्कोर और एडजस्टेड आर स्क्वायर स्कोर को हम लोग को देखने थे। तो पांचों की पांचों हमारे यहाँ पे आज कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने इसे कैलकुलेशन को समझा, डायग्राम के थ्रू समझा और उसके बाद साइकिट लाइब्रेरी को यूज करते हुए भी देख लिया प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पे स्कोर को यूज करते हैं। अब ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगी जब हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। तब मैं आपको बताते जाऊंगा डे नंबर 25 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, डे नंबर 12 में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करते जाइए। तो अभी आप लोग मेरे साथ साथ क्या करिए, आप लोग दो काम करिए। डे नंबर 25 तक आप लोग पढ़ लिए, पहुंच गए, तो आप आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग दो काम करिए, मैंने नोट्स तो आपको दिया हुआ है, तो आपके पास डिजिटल नोट्स तो है ही है। आप अपना खुद का एक डिजिटल नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ आप एक कॉपी ले लो, एक रजिस्टर ले लो, और उस कॉपी रजिस्टर में भी आप डे नंबर 1 से जब पढ़ते हुए आ रहे होगे तो आप नोट्स बना रहे होगे। लेकिन यदि अभी तक नहीं बनाए होगे तो डे नंबर 25 से या 24 से, लास्ट क्लास से आप अभी नोट्स डे नंबर 24 से बनाते हुए चलो, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको रिवीजन के लिए बहुत इजी होगा। ये हार्ड कॉपी में आप नोट्स बनाइए और एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें बहुत भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें लिखने के लिए डिजिटल नोट्स पर्याप्त है, क्योंकि कोई नई चीजें आप सीखोगे कल को तो डिजिटल नोट्स में आप अपडेट कर सकते हो। और कॉपी में, हार्ड कॉपी में आप नोट्स इसलिए बनाइए जिससे कि आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपको रिकॉल करना है कुछ चीजों को, तो आप उसको पढ़ सको अच्छी तरीके से। और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, अभी तक जो भी लोगों ने टॉपिक को पढ़ा है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग आगे की क्लास में और अच्छे तरीके के टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं जो हमारी डे नंबर 26 की क्लास होगी। आप लोग नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है उसके अपडेट के लिए और भी सारी अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वेबसाइट में मिलेंगे। वेबसाइट और एप्लीकेशन में पहले आपको डेटा साइंस की फ्री वाली प्लेलिस्ट में एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद ही आपको प्लेलिस्ट में नोट्स जो है डाउनलोड करते मिलेगा। नो आपके चैनल को आप देख पाओगे, सारे के सारे वीडियोस को आप देख पाओगे। डेटा सेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब के अंदर बहुत टफ होता है, किसी ड्राइव में डालो, डेटा डालो, दैट्स वाई मैंने कुछ डेटा सेट गिटहब के अंदर भी पूरे के पूरे डेटा सेट डाल दिए हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें देख पा रहे होंगे, जिनको कुछ ट्रबल आ रहा होगा वेबसाइट एप्लीकेशन में देखने के लिए, गिटहब से भी नोट्स को यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मशीन लर्निंग डे नंबर 26 के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए डाई स्केल के साथ। थैंक यू वेरी मच।